Hello everyone, my name is Bhavna Tanwar and today we'll be looking into topic 6 of the TPA that talks about conditional transfer. So इसमें हमें सेक्शन 10 पढ़ना है, सेक्शन 11 और सेक्शन 40 को रेफर करना है. सो इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी पर्सन को ट्रांसफर करते हो और आप उस पर ऐसी कोई कंडीशन लगा देते हो कि वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को एलिएनेट नहीं कर सकता, वो उस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो वो कंडीशन वॉइड है. ठीक है. सो ये ऐसे ट्रांसफर्स के बारे में बात करता है जिसपे आप कोई कंडीशन लगा रहे हो या इस पे कोई लिमिटेशन लगा रहे हो. अगर वो कंडीशन एब्सोल्यूट है तो वो कंडीशन वॉइड होगी. सिर्फ वो कंडीशन वॉइड होगी और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा. ऐसे कंसिडर किया जाएगा कि कोई कंडीशन थी ही नहीं और वो जो ट्रांसफर होगा वो वैलिड होगा. ठीक है. और अगर कोई कंडीशन पार्शियल रिस्ट्रेन लगा रही है तो वो कंडीशन वैलिड है. ठीक है. फिर इसके बाद हम इसके एक्सेप्शंस भी देखेंगे एंड देन वील आल्सो लुक इनटू द केसेस. सो लेट्स मूव अहेड. सेक्शन 10 बात करता है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन. ठीक है. अगर आप एलियनेशन पे कोई कंडीशन लगा रहे हो प्रॉपर्टी के एलियनेशन पे ट्रांसफर के ऊपर तो वो कंडीशन वॉइड है. ये सेक्शन उसी के बारे में बात करता है. सो इट सेज वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी. ठीक है. अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उस पर कोई कंडीशन है जो एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रही है ट्रांसफरी को, और एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, या फिर किसी और पर्सन को जिसका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. ठीक है. कि वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकता है. द कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड. सो वो कंडीशन और या फिर वो लिमिटेशन जो भी आप उस प्रॉपर्टी पे लगा रहे हो वो कंडीशन वॉइड होगी एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ लीज. लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो कि है लीज विद द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर. अगर आप उस पे कोई लीज पे अगर आप कोई ऐसी कंडीशन लगा रहे हो फॉर द बेनिफिट ऑफ लेसर या फिर उसके उसमें जिसका भी इंटरेस्ट है तो वो कंडीशन वैलिड हो. ठीक है. सो एब्सोल्यूट अगर आप कोई रिस्ट्रेंट लगा तो वो वॉइड है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है एक जो कि है लीज. क्योंकि लीज का नेचर ही ऐसा होता है, लीज में जो लेसर है उसका भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रहता है. और लीज बहुत ज्यादा आप हमेशा के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करते हो. लीज एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है. ठीक है. सो लेकिन कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो लेसर के बेनिफिट के लिए है. ठीक है. देन इट सेज provided that property may be transferred to or for the benefit of women not being a Hindu, Mohammedan, or Buddhist, so that she shall not have power during her marriage to transfer or charge the same to her beneficial interest therein. ठीक है. लेकिन ये सेक्शन बोलता है कि आप, इसका प्रोवाइजो है कि आप अगर वुमेन, मैरिड वुमेन को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो उस पे आप रिस्ट्रिक्शन या फिर लिमिटेशन कोई कंडीशन उस पे लगा सकते. ठीक है. विमेन को जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो उस पे कंडीशन लगाई जा सकती है, लेकिन वो वुमेन मैरिड होनी चाहिए और वो वुमेन हिंदू, मोहम्मदन और बुद्धिस्ट नहीं होनी चाहिए. ठीक है. ताकि उस वुमेन के पास ये सेक्शन इसलिए ताकि वो वुमेन प्रोटेक्टेड रहे. क्योंकि शादी के बाद जब आप वुमेन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें, मे बी उसके हस्बैंड उस प्रॉपर्टी को ले ले, उसके इन लॉज उसके प्रॉपर्टी को ले ले. सो इट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन. और इसमें हिंदू, मोहम्मदन और बुद्धिस्ट वुमेन इसलिए इंक्लूड नहीं है क्योंकि उनके पर्सनल लॉज उन्हें ऑलरेडी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हो. ठीक है. सो अगर आप किसी भी मैरिड पारसी वुमेन को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, सो आप उस पर कंडीशन लगा सकते हो कि वो उस प्रॉपर्टी को आगे एलिएनेट नहीं कर सकती है ड्यूरिंग हर मैरिज. ठीक है. लेकिन जो विमेन है वो मैरिड होनी चाहिए. आप किसी अगर विमेन विडो है तो ये कंडीशन नहीं लगा सकते हो. ठीक है. सो इस सेक्शन के एसेंशियल्स क्या है कि देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, ट्रांसफर होना चाहिए. इट शुड बी सब्जेक्ट टू अ रिस्ट्रेंट, तो उस पर कोई रिस्ट्रेंट होना चाहिए. वो रिस्ट्रेंट एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट होना चाहिए. रिस्ट्रेंट एलियनेशन पे होना चाहिए. ठीक है. और अगर वो ऐसी कोई रिस्ट्रेंट है तो वो रिस्ट्रेंट वॉइड माना जाएगा कि वो रिस्ट्रेन, वो क्लॉज था ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर के टाइम, और वो जो ट्रांसफर है वो पूरी तरीके से वैलिड रहेगा. ट्रांसफर ही इस प्रॉपर्टी को किसी को भी आगे ट्रांसफर कर सकता है. ठीक है. इस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को. ठीक है. और वो कंडीशन वॉइड है, लेकिन वो कंडीशन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन होनी चाहिए तभी वो वॉइड होगी. अगर आप पार्शियल रिस्ट्रेन लगा रहे हो तो दैट पार्शियल रिस्ट्रेन विल बी वैलिड. हम आगे केसेस में देखेंगे कि कौन सा एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन और कौन सा पार्शियल रिस्ट्रेन. ठीक है. सो ये एसेंशियल्स है और इसके दो एक्सेप्शंस क्या है. पहला एक्सेप्शन है लीज और दूसरा एक्सेप्शन है मैरिड वुमेन नॉट बीइंग अ हिंदू, मोहम्मदन और बुद्धिस्ट. ठीक है.
So now section 11 talks about restriction repugnant to the interest created. So जब आप प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो तो आप उसमें जो इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो आप उस इंटरेस्ट पे भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो. इफ यू आर पुटिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंटरेस्ट दैट रिस्ट्रिक्शन विल बी वॉइड. ठीक है. सो for example, when a person is transferring his property to another person, he is giving the rights of managing, enjoyment, and disposing of the property. So, if he puts any absolute restriction on that, that restriction will be invalid. ठीक है. सो जैसे कि आप किसी पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि इस प्रॉपर्टी में आप सिर्फ वीट कल्टीवेट कर सकते हो. ठीक है. ठीक है. तो वो जो कंडीशन है वो वैलिड नहीं होगी. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को अपना घर दिया, आपने किसी को अपना घर सेल कर दिया और आपने बोला कि इसमें जो डोर्स है ना, आप हमेशा इसमें वुडन डोर्स ही लगाओगे. ठीक है. और आप इस घर में टीवी नहीं लगा सकते हो. सो वो कंडीशन इनवैलिड होगी, क्योंकि जब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर रहे हो तो आप उसे इंजॉयमेंट की एब्सोल्यूट राइट्स भी ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक करते हो. सो आप उनकी इंजॉयमेंट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो. मैनर ऑफ इंजॉयमेंट कैन नॉट बी डिक्टेटेड. ठीक है. सो सेक्शन 10 बात करता था कि आप एलिनेशन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो, और सेक्शन 11 बात करता है कि आप इंजॉयमेंट पे और जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है उस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो. ठीक है. अगर आप ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो दैट रिस्ट्रिक्शन विल बी इनवैलिड. सो इट सेज where on transfer of a property an interest therein is created absolutely in favor of any person. अगर आप कोई absolute interest create कर रहे हो, but the terms of the transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner. लेकिन आप उस इंटरेस्ट और आप उस इंजॉयमेंट में एक पर्टिकुलर मैनर में आप बता रहे हो कि आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो कि आप बस वुडन के डोरी लगा सकते हो अपने घर में. आपने एक मैनर उन्हें बता दिया है. So he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction. तो ऐसा परसीव किया जाएगा कि ऐसी कोई डायरेक्शन थी ही नहीं. ठीक है. ऐसी जो कोई डायरेक्शन है वो वॉइड मानी जाएगी और जो ट्रांसफर है वो पूरी तरीके से वैलिड होगा. एब्सोल्युटली ट्रांसफर कंसिडर किया जाएगा. Then it says, इसका एक proviso है, exception, it says, where any such direction has been made in respect of one piece of immovable property for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of property, nothing in this section shall be deemed to affect any right which the transferor may have to enforce such a direction or any remedy which he may have in respect of breach thereof. ठीक है. सो इन सिंपल लैंग्वेज इट सेज कि अगर जो ट्रांसफर है उसकी दो प्रॉपर्टीज है, एडजॉइनिंग लैंड की बात करता है, दोनों प्रॉपर्टीज उसकी है. तो अगर वो एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, जो वो दूसरे प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए जो एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उसके जो उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, और जो वो रिस्ट्रिक्शन होगा वो टोटली वैलिड होगा और ट्रांसफरर उस रिस्ट्रिक्शन को एनफोर्स करवा सकता है. सो एग्जाम्पल से समझिए. फॉर एग्जाम्पल, एक ही दो प्रॉपर्टी है, वो दोनों जॉइन है, एक एक्स प्रॉपर्टी और एक वाई प्रॉपर्टी है. सो ए जो है अपनी एक्स प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर, और और वो बोलता है कि आप इस प्रॉपर्टी में मेरे साइड को कोई विंडो नहीं खोल सकते हो क्योंकि सामने मेरी भी प्रॉपर्टी है, उस तरफ आप विंडो नहीं खोल सकते हो. सो ये कंडीशन टोटली वैलिड होगी. ठीक है. अगर आप एडजॉइनिंग जो लैंड है उसके बेनिफिट के लिए कोई कंडीशन लगा रहे हो, कोई डायरेक्शन दे रहे हो, तो दैट कंडीशन विल बी टोटली वैलिड और उसे एनफोर्स कराया जा सकता है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हाँ, तो अगर दो घर है, आप उसमें से अपना एक घर ट्रांसफर करो, दोनों घर ज्वाइन है आपस में, तो आप बोल सकते हो जब ट्रांसफरी को कि आप इसमें कोई बड़े ट्रीज नहीं लगा सकते हो ताकि मेरे घर में वो ट्रीज ना आए. तो आप ऐसी कोई कंडीशन लगा सकते हो अपने एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी के लिए. ठीक है. सो ये सेक्शन बात करता है कि अगर आप इंजॉयमेंट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो दैट रिस्ट्रिक्शन विल बी इनवैलिड. ठीक है. और वो रिपंगेंट होगा. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन. और इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर एडजॉइनिंग लैंड है तो आप जो आपका लैंड है, अगर आप एक लैंड उसमें से ट्रांसफर कर रहे हो तो दूसरे के बेनिफिट के लिए अनदर पीस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो और वो रिस्ट्रिक्शन वैलिड होगा. ठीक है. और इन दोनों सेक्शन से रिलेटेड एक मैगजिम भी है, एलिनेशन री प्रेफेक्ट्योर जूरी एसेरेंडाई. एलिनेशन इन फेवर बाय अ लॉ रादर देन एक्यूमुलेशन. लॉ एलिनेशन को फेवर करता है, लॉ एक्यूमुलेशन को फेवर नहीं करता है.
ठीक है, जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, ओनरशिप ट्रांसफर करते हो, तो आप एलिनेशन के भी राइट्स अनदर पर्सन को ट्रांसफर करते हो। ठीक है, तो नाउ हम देखेंगे सेक्शन 40 which talks about burden of obligation imposing restriction on the use of land. So this section also has to be read with section 11 क्योंकि ये section 11 का जो हमने exception पढ़ा था ये उसी का extension है। ये भी इसी चीज के बारे में बात करता है कि जो ट्रांसफरी है वो अपने बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में कोई रिस्ट्रेन या रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है एक पर्टिकुलर मैनर में, भले ही उसका उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट ना भी हो, उसके ईजमेंट राइट भी ना हो, तब भी वो उस प्रॉपर्टी में रिस्ट्रेन लगा सकता है। ठीक है, अपने खुद के इंजॉयमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन ये आगे बात करता है कि ये जब भी तभी वैलिड होगा जब जो ट्रांसफरी है उसको इसके बारे में नोटिस होगा, या फिर ये ग्रेटिटियस ट्रांसफर होगा, और जो ट्रांसफरी है वो फॉर कंसिडरेशन होगा। अगर ट्रांसफरी जिसको आप एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे उसको इस कंडीशन के बारे में कोई नोटिस था नहीं, और ही हैड नो नोटिस एंड ही वाज फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, सो अगर वो, तो ये उसके अगेंस्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, जो ट्रांसफरी है वो बोनाफाइड ट्रांसफरी होना चाहिए। ठीक है, अगर उसको इस बात का नोटिस था, इस सब का नोटिस था, और वो उसने पैसे भी दिए और उसे नोटिस था, उसे कंडीशन के बारे में पता था, तो वो वैलिड होगी। अगर उसे नोटिस नहीं होता तो वो कंडीशन वैलिड नहीं होगी उसके केस। ठीक है, तो इसके इलस्ट्रेशन बोलती है ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल सुल्तानपुर टू बी। बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है ए कि सुल्तानपुर वो उसे सेल करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में होता है तभी ए जो है वो इसको सी को सेल कर देता है और सी को इसके बारे में नोटिस होता है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट सी के अगेंस्ट भी एनफोर्सेबल है, सेम। ठीक है, सेम जैसे कि वो बी के साथ होता। ठीक है, सेम तरीके से वो एनफोर्सेबल है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी को भी आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, किसी थर्ड पर्सन को, तो उनके अगेंस्ट भी वो वैलिड होता है। ठीक है, अगर नेगेटिव कोवेनेंट है तो वो वैलिड होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव कंडीशन है तो वो वैलिड नहीं होगी। ठीक है, so now we look into the cases. The first case is Rosher versus Rosher. So इस केस में क्या होता है, एक फादर होते हैं, वो अपने सन के फेवर में एक विल बनाते हैं। ठीक है, वो टेस्टेटर होते हैं, वो अपनी विल बनाते हैं सन के फेवर में, कुछ प्रॉपर्टीज को उन्हें देते हैं और बोलते हैं कि जब तक जो वाइफ है, उनकी वाइफ होती है, उनके लाइफ टाइम के टाइम, अगर जब तक वाइफ जिंदा है उस टाइम में अगर सन उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है तो सबसे पहले सन को वो प्रॉपर्टी अपनी मदर को ऑफर करनी पड़ेगी। ठीक है, एट द 1/5 ऑफ द प्राइस, जो मार्केट वैल्यू है, जो उस प्रॉपर्टी का मार्केट प्राइस है, उसके 1/5 प्राइस पे पहले उस सन को वो प्रॉपर्टी मदर को ऑफर करनी पड़ेगी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को किसी और को सेल नहीं कर सकता। सो क्या होता है कि फादर की डेथ हो जाती है, उसके बाद ना सन उस प्रॉपर्टी को किसी और को सेल करने लग जाता है, तो जो विडो होती है वो सन के अगेंस्ट केस करती है, जिसकी मदर होती है वो उसके बेटे के अगेंस्ट केस करती है कि ये कंडीशन वैलिड है और उसे सबसे पहले मुझे ऑफर करनी चाहिए। तो सन बोलता है कि ये जो कंडीशन है ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन ऑन द प्रॉपर्टी है और ये कंडीशन इनवैलिड है। So the issue before the court is whether the condition stated in the will is void or not. अगर वो absolute restraint है तो वो void है, और अगर वो partial restraint है तो वो वैलिड है। हमने सेक्शन 10 में ये ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, कि आप एलिनेशन पे अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन लगाते हो तो वो कंडीशन जो होती है वो वॉइड होती है। सो कोर्ट क्या बोलता है, सो कोर्ट सेज कि अगर ये एक ऐसी तरीके की कंडीशन है जो एक तरीके से एलिनेशन, पूरी तरीके से एब्सोल्यूट एलिनेशन जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, एक एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा रही है एलिनेशन पे। जो सन है वो अपनी मदर के लाइफ टाइम के दौरान उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है। सो कोर्ट सेज कि ये एक ऐसी कंडीशन है कि आप प्रॉपर्टी को बेच ही नहीं सकते हो, क्योंकि कोई भी एक रीजनेबल मैन अपनी प्रॉपर्टी को इतने सच अ लो प्राइस पे सेल नहीं करेगा। प्रॉपर्टी की जो मार्केट प्राइस है उसे इतना ज्यादा कम कर देना, कोर्ट सेज इट इज एन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन ऑन द प्रॉपर्टी। ठीक है, कोर्ट बोलता है कि वो एक ऐसा ऐसा रिस्ट्रेन है कि आप ऐसा ही बोल रहे हो कि आप विडो के लाइफ टाइम के दौरान उसे सेल ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कौन अपनी प्रॉपर्टी इतने कम प्राइस पे सेल करेगा। ठीक है, nobody would sell the property at such an high price. ठीक है, so that at such a low price. So therefore court says कि जो ये कंडीशन है ये इनवैलिड है, और जो ये ट्रांसफर है ये पूरी तरीके से वैलिड था, और जो कंडीशन है वो वॉइड है, और सन इस प्रॉपर्टी को किसी और को भी सेल कर सकता है। सो नाउ वी लुक इनटू द सेकंड केस। जो सेकंड केस है वो है मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बंदी बीबी।
सो इस केस में जो ए है, उन्हें कुछ प्रॉपर्टी मिलती है एक कॉम्प्रोमाइज डिग्री के थ्रू। उनके कजन के साथ उनका कुछ प्रॉपर्टी अरेंजमेंट होता है और उसके अंदर वो एक कॉम्प्रोमाइज डिग्री पे आता है और उनके थ्रू उन्हें कुछ प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, सो उस जो डीड होती है कॉम्प्रोमाइज डीड, उसके अकॉर्डिंग एक उसमें कंडीशन होती है कि वो इस प्रॉपर्टी को किसी भी स्ट्रेंजर को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, और उनके डेथ के बाद जो इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो उनके लीगल हेयर्स को पास होगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन वो इस प्रॉपर्टी को लेती हैं और इस प्रॉपर्टी को जो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं किसी पर्सन को। 12 साल बाद जो उस प्रॉपर्टी के जिसे वो ट्रांसफर करते हैं, 12 साल तक उनके पास एक प्रॉपर्टी रहती है। लेकिन बाद में जो हमारे अब्बास बंदी बीबी है, वो केस फाइल कर देते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है इसमें हमारा 2/3 शेयर है, वो इसके लीगल हेयर्स होते हैं, और ये प्रॉपर्टी आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो बोलते हैं कि वुमेन का इसमें सिर्फ कॉम्प्रोमाइज डिग्री के थ्रू उनका सिर्फ इस प्रॉपर्टी में लाइफ एस्टेट था, उनके पास पावर ऑफ एलिनेशन नहीं थी। ठीक है, और उनकी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी उनको हेयर्स को मिलनी चाहिए, और जो कंडीशन थी वो टोटली वैलिड थी। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकती है। सो द इशू बिफोर द कोर्ट इज कि जो ये रिस्ट्रिक्शन है, जो कॉम्प्रोमाइज डिग्री में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था ऑन द पावर ऑफ एलिनेशन, क्या ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है या फिर ये पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है? अगर ये पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है देन तो इट इज वैलिड, और अगर ये एब्सोल्यूट है तो ये रिस्ट्रिक्शन वॉइड है। सो कोर्ट सेज कि जो डॉक्यूमेंट थी उनमें जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था वो सिर्फ स्ट्रेंजर के अगेंस्ट लगाया गया था। ठीक है, तो कोर्ट पहले ये बोलता है कि जो हमारे एपेलेंट है, जिन्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी वुमेन ने, वो स्ट्रेंजर है, वो मेंबर ऑफ द फैमिली नहीं है। कोर्ट ऑल्सो सेज कि जो रिस्ट्रिक्शन था वो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन नहीं था, वो सिर्फ पार्शियल रिस्ट्रेन कर रहा है। वो एक ऐसी कंडीशन है जो पार्शियल रिस्ट्रेन लगा रहा है, क्योंकि जो वुमेन है, जो विमेन है वो इस प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकती किसी स्ट्रेंजर को, लेकिन वो फ्री है कि वो इस प्रॉपर्टी को विद इन द एम्बिट ऑफ द फैमिली किसी को भी ट्रांसफर कर सकती है। दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन ऑन एलिनेशन। ऑल्सो कोर्ट सेज कि ये प्रॉपर्टी जो विमेन थी उन्हें एक कॉम्प्रोमाइज डिग्री के थ्रू मिली थी, और कॉम्प्रोमाइज डिग्री जो है वो फैमिली अरेंजमेंट है जिसके थ्रू आपको कोई प्रॉपर्टी किसी कंडीशन के अंडर मिल रही है। जब एक पर्सन एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू किसी भी इम्पोज कंडीशन पे अग्री करता है, तो बाद में वो पर्सन उस कंडीशन को वॉयलेट नहीं कर सकता है, कोर्ट से। जब आपको एक कॉम्प्रोमाइज डिग्री के थ्रू, जब आप एक कॉम्प्रोमाइज के थ्रू कोई चीज ले रहे हो तो इसमें कुछ कंडीशन तो होगी ही, और अगर आप इससे अग्री कर रहे हो इस एग्रीमेंट को, तो बाद में जाके आप इससे मतलब अपनी जो उससे मुकर नहीं सकते हो। कोर्ट सेज कि जो ये कंडीशन है ये इट कैन नॉट बी वॉयलेटेड। ऑल्सो कोर्ट सेज कि जो पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है वो पूरी तरीके से वैलिड है, इट वुड नॉट बी रिगार्डेड एज रिपग्नेंट, एंड देयरफॉर कोर्ट सेज कि जो कॉम्प्रोमाइज डिग्री की जो सारे कंडीशंस हैं और जो भी पूरी कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट है वो वैलिड है, और जो ओनर है उनके पास पावर नहीं थी वो इस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर सके, किसी स्ट्रेंजर को ट्रांसफर कर सके। इसीलिए उनकी डेथ के बाद जो इनकी लीगल हेयर्स है उन्हें ये प्रॉपर्टी मिलेगी, और जो हमारे रिस्पोंडेंट है उन्हें ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, उन्हें उनका शेयर मिलना चाहिए। हेंस द अपील इज डिसमिस्ड। So the next case is Zoroastrian Co-Cooperatives Housing Society LTT versus District Registrar. सो इस केस में जो हमारे एपेलेंट है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कि एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है अंडर द गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। So the object of the society is to carry on trade, building, buying, selling, letting and developing land. ठीक है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट वो लैंड को डेवलप करती है और उसे सेल करती है। सो जो सोसाइटी के बायलॉज होते हैं जब लोकल अथॉरिटी मिलके कोई लॉ बनाती है, जो लोकल पीपल उन्हें फॉलो करते हैं तो उन्हें बायलॉज बोलते हैं। तो जो सोसाइटी है उनके कुछ बायलॉज होते हैं, और उसमें ये होता है कि जो सोसाइटी की कमिटी होगी उसके मेंबर जो इलेक्ट होंगे वो सिर्फ पारसी कम्युनिटी से बिलोंग होने चाहिए। सिर्फ पारसी कम्युनिटी के लोग ही इस सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं। ऑल्सो इट सेज कि अगर जो कोई भी मेंबर है वो इस प्रॉपर्टी, इसमें जो भी प्रॉपर्टी है उसे किसी और को सेल करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले जो कमिटी है उनके लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी। सो जो रिस्पोंडेंट क्या टू होते हैं वो सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, वो कमेटी के मेंबर बनते हैं और वो परमिशन लेते हैं कि इस
कि जो बंगलो है मैं उन्हें डिमोलिश करना चाहता हूँ और फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ जिन्हें मैं पारसीज को सेल करूंगा। तो जो कमिटी है वो उन्हें परमिशन दे देती है टू कंस्ट्रक्ट flats and to sold them to the Parsis. However, after doing that, he started selling property to non-Parsi members. ठीक है, वो नॉन पारसी मेंबर को प्रॉपर्टी देने लग जाते हैं और जो वो रिस्ट्रिक्शन होता है बाय लॉज के अकॉर्डिंग वो उसे वॉयलेट कर देते हैं। तो जो सोसाइटी है वो केस फाइल करती है बोर्ड के सामने कि इस पे जो है उन्हें इंजंक्शन डिमांड करते हो एज अ रिलीफ। ठीक है, कि रिस्पोंडेंट है जो वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते आउटसाइडर्स को। ठीक है, सो जो हमारे एपेलेंट होते हैं, जो सोसाइटी होती है, वो कंटेंट करती है कि अंडर आर्टिकल 19(1)(c) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पारसीज हैज अ फंडामेंटल राइट टू फॉर्म इन एसोसिएशन। और जो फंडामेंटल राइट है वो इंफ्रिंज नहीं करी जा सकती एक नॉन पारसी मेंबर को एडमिट करके इन द प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो ये रिस्ट्रेन था ये एक पार्शियल रिस्ट्रेन था और ये वॉइड नहीं है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 10। दूसरे साइड जो हमारे रिस्पोंडेंट है वो कंटेंट करते हैं कि जो ये बाय लॉ है ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। आप किसी और लोगों को प्रॉपर्टी में आने में इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ये उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। ऑल्सो दे सेज कि ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन है और ये एलिनेशन पे एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन लगाता है और ये सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग इनवैलिड है। सो द इशू बिफोर द कोर्ट इज कि वेदर द बायलॉज दैट confine membership to a person belonging to a Parsi committee, are they in absolute restraint or alienation, or they are in partial restraint in accordance with section 10 of the TPA. सो इसमें जस्टिस बाला सुब्रमण्यम ने अपनी जजमेंट दी है। ही सेज कि जो सेक्शन 10 है वो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट की बात करता है ओनली उन चीजों पे जो ट्रांसफर हुई है। ठीक है, जब वो उन रिस्ट्रेंट की बात करता है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, जब ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी दे रहा है उन पे जो रिस्ट्रिक्शन लगे वो उसके बारे में बात करता है सेक्शन 10। सो कोर्ट सेज कि जो रिस्पोंडेंट 2 है उन्हें ये प्रॉपर्टी अपने फादर के डेथ के बाद मिली थी। वो सोसाइटी के मेंबर जो बने थे वो अपने फादर के डेथ के बाद बने थे। उन्हें ये प्रॉपर्टी को डायरेक्ट जो ट्रांसफर है एब्सोल्यूट ट्रांसफर उनके थ्रू ये प्रॉपर्टी नहीं मिली थी। ठीक है, ही इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी। ठीक है, और जब उन्होंने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी तो उसमें जो लिमिटेशन थी उनके जो बायलॉज थे उनके साथ वो प्रॉपर्टी उन्होंने इनहेरिट करी। ठीक है, सो दीज आर द और जो ये रिस्ट्रिक्शंस है ये सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के हैं ताकि जो सोसाइटी का ऑब्जेक्ट है वो अचीव हो पाए। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। कोर्ट सेज ऑल्सो कोर्ट सेज कि जो ये रिस्ट्रिक्शन है ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन नहीं है, इट इज ओनली अ सेल्फ इम्पोज्ड पार्शियल रिस्ट्रेन ऑन द प्रॉपर्टी। ये एक ऐसा रिस्ट्रेन है जो रिस्पोंडेंट 2 के फादर ने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वॉलेंटरली अग्री करा था और वो सोसाइटी का पार्ट बने थे। ठीक है, so court says when a person agrees to any condition voluntarily, so section 10 would not be attracted। ठीक है, और कोर्ट सेज कि जो ये कंडीशन है ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन नहीं है। आप प्रॉपर्टी को किसी पारसी मेंबर को ट्रांसफर कर सकते थे आफ्टर टेकिंग द परमिशन ऑफ द सोसाइटी। आप किसी थर्ड पर्सन को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक पार्शियल रिस्ट्रेन है जैसे कि फैमिली सेटलमेंट पार्टीशन और जो कॉम्प्रोमाइज डिग्री जैसे हमने पिछले वाले केस में देखा उसमें जैसे रिस्ट्रिक्शन था ये उसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, जो कलेक्टिव बॉडी है जो सोसाइटी है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन था और जो फादर थे रिस्पोंडेंट 2 के ही वॉलंटरली सबमर्ज हिज राइट टू दैट ऑफ द सोसाइटी। देयरफॉर कोर्ट सेज कि जो ये रिस्ट्रिक्शन है ये पूरी तरीके से वैलिड है क्योंकि ये एक पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, एंड द अपील इज अलाउड। सो द लास्ट केस इज टल्क वर्सेस मोक्से। सो ये हमारा इंग्लिश केस है। सो इसमें जो हमारे प्लेंटिफ होते हैं वो टल्क वो एक वैकेंट पीस ऑफ लैंड होता है लंदन में, बहुत बड़ा लैंड होता है जिसमें बहुत सारे घर होते हैं और वो सब मिलके ना एक स्क्वायर बना रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उन सारे घरों के ओनर होते हैं। सो वो एक कोवेनेंट डीड के थ्रू उसमें से एक घर जो है वो किसी को सेल कर देते हैं। ठीक है, और उसकी जो डीड होती है कोवेनेंट डीड उसमें ये लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी आगे जिसको भी जाएगी, हियर्स को, असाइनीज को, जिसको भी जाएगी उन्हें ये जो घर है उसकी जो है उसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी और वो इस घर जो भी ये प्रॉपर्टी है इसको ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर गार्डन को किसी भी टाइम पे। ठीक है, सो बहुत सारे आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती रहती है। फाइनली जो हमारे डिफेंडेंट होते हैं उनके हाथों में प्रॉपर्टी आ जाती है।
ठीक है, कुछ टाइम बाद ट्रांसफर होके डिफेंडेंट के हाथ में। जब वो ये प्रॉपर्टी डिफेंडेंट खरीदते हैं तो उनकी जो परचेज डीड होती है उसमें ऐसी कोई कंडीशन स्टेट नहीं होती, लेकिन उन्हें इस कंडीशन का नोटिस होता है। ठीक है, कि पहले ये प्रॉपर्टी में ये कंडीशन थी, इस कंडीशन को, ये कंडीशन आगे भी ट्रांसफर होगी, इसके बारे में उन्हें इस पूरी तरीके से नोटिस होता है, उन्हें इस कंडीशन की नॉलेज होती है। लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी का जो कैरेक्टर होता है वो उसे ऑल्टर करने लग जाते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि मेरी राइट्स है इस प्रॉपर्टी में, मैं ऑल्टर कर सकता हूँ, मैं इसका ओनर हूँ। तो जो ओरिजिनल ओनर होते हैं वो प्लेंटिफ है हमारे, वो केस फाइल करते हैं कि आप इंजंक्शन सीक करते हैं केस में, रिलीफ एज अ रिलीफ इंजंक्शन मांगते हैं कि जो डिफेंडेंट है वो प्रॉपर्टी के कैरेक्टर को ऑल्टर नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी है वो मेरी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और इनका मतलब मेरे बेनिफिट के लिए, जो मेरी प्रॉपर्टी है उसके बेनिफिट के लिए जो प्रॉपर्टी का जो कैरेक्टर है वो ऑल्टर नहीं किया जाता। सो इशू ये है कि जो पार्टी है, क्या उसे परमिट कर देना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अगेंस्ट वो जाके ऑल्टर कर सके लैंड को, जिसके बारे में उन्हें नोटिस भी था। ठीक है, तो दैट इज द इशू बिफोर द। So this case is based on section 11 का exception and section 40 कि आप अगर adjoining land है आपका, तो आप अपने benefit के लिए उस पर restriction लगा सकते हो। ठीक है, enjoyment पे। ठीक है, so court says कि जो कोर्ट रिजेक्ट कर देता है डिफेंडेंट के कंटेंशन को, और बोलता है कि जो सब्सिक्वेंट परचेजर है वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो कोर्ट सेज द क्वेश्चन डज नॉट डिपेंड कि कोवेनेंट जो है वो लैंड के साथ रन कर रहा है या फिर लैंड के साथ रन नहीं कर रहा है। कोर्ट सेज कि ये इंपॉर्टेंट है कि जो फ्यूचर जो आगे परचेजर्स है उन्हें इस बात का नोटिस था, उन्हें कंडीशन के बारे में नॉलेज थी या नहीं थी। सो कोर्ट सेज अगर हम इक्विटी प्रिंसिपल को देखें तो जो फ्यूचर ओनर है, अगर उन्हें इस बात का नोटिस है कि प्रॉपर्टी के साथ कोई कंडीशन अटैच है, तो वो बाद में इस कंडीशन को वॉयलेट नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे सब्सिक्वेंट परचेजर थे उन्हें इस कंडीशन के बारे में पूरी तरीके से ही वाज अवेयर अबाउट द कंडीशन। ठीक है, इसीलिए वो इससे बाउंड होंगे। और ये जो कंडीशन है ये पूरी तरीके से वैलिड है। जब कोई पर्सन जिसका एडजॉइनिंग लैंड है और वो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर करता है तो वो उसके साथ कंडीशन अटैच कर सकता है उसके खुद के बेनिफिट के लिए। ठीक है, अगर जो फ्यूचर परचेज, अगर जो परचेज कर रहा है प्रॉपर्टी, उसे इस बात का नोटिस नहीं है कंडीशन के बारे में, तो वो कंडीशन वैलिड नहीं होती है। लेकिन हमारे केस में उसे नोटिस था, अगर उसे नोटिस है तो वो बोनाफाइड परचेजर नहीं है और उसे उस कंडीशन को ओबे करना पड़ेगा।